हेलो, वेलकम टू यू एकेडमी। सो हम जैसा कि आपको पता है कि हम मशीन का चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे और लेक्चर 1 हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर 2 से। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। द टॉपिक वी विल गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो प्रिंसिपल ऑफ लीवर, then we will talk about inclined plane and its calculation of its MA, and afterward we will talk about screw jack, and then we will calculate its mechanical advantage. Let's continue. The principle of lever. In every kind of lever, effort rotate the lever around the fulcrum in one direction and the weights tend to rotate it in the opposite direction. ठीक है, मतलब हर किस्म का जो भी लीवर ले लें, चाहे फर्स्ट काइंड ले लें, चाहे सेकंड काइंड ले लें, चाहे थर्ड काइंड ले लें, हर काइंड में एक ही काम हो रहा होगा। क्या कि जो एफर्ट है वो लीवर को एक साइड पे घुमाना चाह रहा होगा फलक्रम के, और जो वेट है वो उसको दूसरी साइड पे घुमाना चाह रहा होगा। मिसाल के तौर पर जो हमने इसकी डायग्राम बनाई थी कि अगर हम ये ले लेते हैं और इसको हम यूँ कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ इस साइड पे हम एफर्ट लगाते हैं और इस साइड पे क्या होता है, वेट, ठीक है। तो यहाँ पे वेट है आपका। आप एक साइड पे जब भी एफर्ट लगाते हैं तो वो साइड जहाँ पर आपने एफर्ट लगाया है वो फलक्रम के एक साइड पे मूव करने की कोशिश करेगी, और जो दूसरी साइड पे वेट है वो उसके ऑपोजिट मूव करने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पर देख, जैसे आप यहाँ वेट रखते हैं, अगर जितना ज़्यादा वेट रखते जाएंगे, ये वाला जो आर्म है यहाँ से फलक्रम से, इस फलक्रम से लेकर यहाँ तक का जो पूरा आर्म है, जिसको हमने क्या कहा था, डी भी कहते हैं, एल भी कहते हैं, जिसको हम एफर्ट आर्म कह रहे थे, तो वो क्या करेगा, वो एक डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, और उसकी साइड, दूसरी साइड पे जो रखा हुआ लोड है दूसरे आर्म पर, वो क्या करेगा, वो अपवर्ड्स मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक साइड पे जब एफर्ट लगाया जा रहा है तो वो फलक्रम के एक साइड पे डायरेक्शन कर रहा है, तो उसी की वजह से वेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये नीचे है तो वो ऊपर, अगर ये राइट जाएगा तो वेट लेफ्ट जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से मूव करता है। अब हम अगर लीवर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में बात करें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो सकती है, जैसे हमने लीवर के चैप्टर में पढ़ा था सी सॉ में, कि अगर बिल्कुल यूँ स्ट्रेट की बात करते हैं हम, बिल्कुल यूँ स्ट्रेट है, तो यहाँ पे देखें वेट है और यहाँ पे क्या होगा, एफर्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, टॉर्क ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ वेट। तो एफर्ट इस पूरे साइड का, ये फलक्रम है, इस फलक्रम से लेकर यहाँ एफर्ट तक का जो पूरा है ये एफर्ट आर्म कहलाता है, जिसको हमने क्या लिखा था, एल से। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बनेगा, टॉर्क ऑफ एफर्ट। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था टॉर्क का, कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो एफर्ट है और एल जो है वो हमारा डिस्टेंस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो टॉर्क ऑफ एफर्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस फलक्रम से लेकर इस लोड तक का जो एरिया होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा वेट आर्म। इसी तरह से ये फोर्स हो गई और ये इसकी लेंथ हो गई। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आर्म, यानी कि टॉर्क ऑफ वेट, ठीक है। इन दोनों को अगर हम वेट और वेट आर्म को करें तो टॉर्क ऑफ वेट आ जाएगा, एफर्ट और एफर्ट आर्म को करें तो एफर्ट, टॉर्क ऑफ एफर्ट आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि एक जो है वो अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक जो है वो अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इसको नीचे, ये इसको ऊपर, तो एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो इससे क्या होगा, आपके जो दोनों टॉर्क्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है। पर्पस ऑफ मशीन हम जो है वो लास्ट चैप्टर में ही कवर कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। एन इंक्लाइंड प्लेन इज एक्चुअली अ रिजिड प्लेन विच इज केप्ट इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट अ सर्टेन एंगल। एक इंक्लाइन प्लेन एक रिजिड प्लेन होता है। रिजिड मतलब वो जिसको किसी भी फोर्स की वजह से किसी भी फोर्स लगाने से बेंड ना किया जा सके, ना ही उसकी शेप चेंज की जा सके, ठीक है। विच इज केप्ट इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल, जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन रखा जाता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं, स्टेयर्स, ठीक है। उसके अलावा आप ब्रिज जो देखते हैं, ब्रिजेस, ये सब क्या है इसकी एग्जाम्पल इंक्लाइन प्लेन की। अब देखिए इसमें होता क्या है, वर्किंग इन ऑर्डर टू रेज द वेट एंड एफर्ट इज अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। देखें ये हमारे पास क्या है, एक वेट रखा हुआ है। अगर इसको मुझे मूव कराना है इस पूरे प्लेन के ऊपर तो मुझे एक एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, ये जो मैं पी लगा रहा हूँ, एक एफर्ट लगाना पड़ेगा मुझे बिल्कुल इसी के पैरेलल, ठीक है। द वेट इज रेज टू हाइट, और ये जो वेट है ये फिर क्या है, जिस ताकत की वजह से ये रेज ये ऊपर जाता जाएगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा इसके
जो भी इसका एंड पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एच, मतलब उसकी हाइट। ठीक है, तो ये एफर्ट इस पर लगाएंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये अपनी जो भी एंड पॉइंट होगा वहां तक पहुंच जाएगा। तो इसका एंड पॉइंट ये होगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से। ठीक है, तो अब ये तो देखें यहाँ इस सरफेस से लेकर जो यहाँ तक का था, ये तो इसकी हाइट हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, कि जितनी जो भी आउटपुट में हम यूज़ कर रहे थे, वहाँ पीछे हमने लीवर में देखा था कि ये वेट आर्म था, लेकिन यहाँ वेट आर्म नहीं कहलाएंगे, यहाँ इसको हम सिर्फ हाइट कह रहे हैं, क्योंकि एक हाइट तक ये जो भी वेट रखा है ये रेज हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ से ये एफर्ट हम लगा रहे हैं, तो ये एफर्ट हमने देखें इस एंड से लगाना स्टार्ट किया होगा और यहाँ तक पहुँचाना है इसको, तो यहाँ तक एफर्ट लगाएंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये पूरा डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, एल। ठीक है, जिसको हम एफर्ट आर्म कह रहे थे लीवर में, लेकिन यहाँ हम एफर्ट आर्म नहीं कहेंगे, यहाँ हम सिर्फ लेंथ कहेंगे। ये क्या होगी, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई दो चीज़ें, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, वही चीज़ हो गई कि एल जो है वो लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन की। अब अगर हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज अगर कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, मान लें कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मान लें कि यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी काम नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि अभी हम 9th और मैट्रिक की सीरीज़ देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज तो फ्रिक्शन आएगी तो फिर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनपुट जो है वो किसके बराबर है, देखिए इनपुट में हम दो चीज़ें दे रहे हैं ना, एक जो एफर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा जो लेंथ है, तो ये हमारे इनपुट हो गया। फिर आउटपुट क्या आ रहा है, एक तो ये वेट और ये फिर एक हाइट तक रेज हो रहा है। ठीक है, एच, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, कैलकुलेशन के लिए मैकेनिकल के लिए क्या कहते हैं कि आउटपुट बराबर है इनपुट के लिए, इनपुट के आउटपुट हमारा किसके बराबर है, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच, तो ये आ गया। इनपुट हमारा किसके बराबर है, पी मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब देखें ये पी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो गया, इसी तरह ये एच यहाँ मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एक, डब्ल्यू अपॉन पी इज इक्वल टू एल अपॉन एच। ठीक है, ये तो एक सिंपल फार्मूला हो गया हमारे पास। लेकिन अगर अभी हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक एंगल भी बन रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो एक एंगल बन रहा है हमारे पास, क्या, ए बी सी। ठीक है ना, ये एक एंगल बन रहा है हमारे पास, पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एक सर्टेन एंगल बन रहा है थीटा, जो कि हमने हॉरिजॉन्टल से हमने बात की ना ऊपर कि एक सर्टेन एंगल पे हमने इसको इंक्लाइन रखा हुआ है, तो यहाँ पे थीटा भी बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इस सूरत में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो भी हमारा राइट एंगल होता है, तो ये राइट एंगल हमारा किसके बराबर है, बी सी के, तो हमने इसके बराबर लिखा। और हाइपोटेनस हमारा जो राइट एंगल के ऑपोजिट होता है, तो ये ए टू बी है। ठीक है, अब बी टू सी जो है, ये बी टू सी जो लाइन है ये किसके बराबर है, ये एच के बराबर है ना, हमने कहा ये हाइट है, तो यहाँ आ गया एच। ठीक है, और ये जो हमारे पास ए टू बी है ये किसके बराबर है, ये एल के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, एच अपॉन एल के। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, एल अपॉन एच, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑपोजिट, एक मतलब हम अगर इनको क्या कर दें कि ये अगर ऊपर चला जाए और ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो फिर हमें अगर इस साइड को रिवर्स कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं तो इस साइड पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1, तो इसलिए 1 ऊपर आ जाएगा, 1 साइन थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ से भी ये अपनी पोजीशंस चेंज कर लेंगे, तो एल ऊपर और एच नीचे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, अब देखें ये प्रॉपर फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे एल अपॉन एच है ना, तो मैं यहाँ पर ही, क्योंकि ये भी क्या है एल अपॉन एच, तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि ये फार्मूला डब्ल्यू अपॉन पी बराबर है एल अपॉन एच, और बराबर है किसके, 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, क्योंकि ये एल अपॉन एच है, ये किसके बराबर है, 1 अपॉन साइन थीटा के, तो इसीलिए यहाँ पे भी एल अपॉन एच है, तो ये भी किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन साइन थीटा के। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन गया कि डब्ल्यू अपॉन पी बराबर है एल अपॉन एच के भी, और डब्ल्यू अपॉन पी बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा के भी, और एल अपॉन एच भी बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब हमें जब इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो हम उस हिसाब से इसका फार्मूला यूज़ करते हैं जो भी हमारे पास डेटा में गिवन होता है। अगर डेटा में हमारे पास साइन और एल एच दिए हुए हैं तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, अगर डब्ल्यू और पी दिए हुए हैं और साइन एंगल दिया हुआ है तो हम डब्ल्यू अपॉन पी बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा का फार्मूला लगा देंगे, उस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रू जैक। अब देखिए, स्क्रू जैक इज़ अ सिंपल मशीन विच इज़ कॉमनली यूज टू लिफ्ट हैवी लोड।
ठीक है। स्क्रू जैक एक सिंपल मशीन है जिसे इस्तेमाल किया जाता है हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, आपकी जो एग्जांपल्स है कार में देखें, आपका टायर अगर पंक्चर हो जाए तो आप क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू जैक यूज़ करते हैं गाड़ी को उठाने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्क्रू रॉड आर, इसमें एक स्क्रू लगा होता है, देखें ये बड़ा सा स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला, ये किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आर से, पासिंग थ्रू अ थ्रेडेड ब्लॉक, और ये एक इसमें ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड हैंडल एच विच इज कॉल्ड टॉमी बार, और ये इसका हैंडल है, ये जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा थ्रेडेड ब्लॉक, एज ए रिजल्ट इट राइजेज अप एंड लिफ्ट द हैवी लोड। ठीक है, जब टॉमी बार को हम घुमाते हैं तो टॉमी बार के घूमने की वजह से ये जो स्क्रू है ये ऊपर मूव करता है, और इस पर लगा हुआ जो ब्लॉक है ये भी क्या करता है, ये भी ऊपर मूव करता है। और क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर ही हमने वेट रखा होता है, तो जब ब्लॉक मूव करता है तो उस पर रखा हुआ वेट भी लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके मैकेनिकल एडवांटेज को देखें तो क्या होगा, व्हेन द हैंडल इज टर्न थ्रू वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अगर हम हैंडल को एक पूरा सर्कल, एक पूरा रेवोल्यूशन देते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखें ना, ये यहाँ से यहाँ पूरा घूमा, ठीक है, ये पूरा अगर मूव कर रहा है तो इसको हम कंप्लीट रेवोल्यूशन कहेंगे, पूरा एक चक्कर लगाया, ठीक है, इन अ सर्कल, एक पूरा सर्कल में जिसका रेडियस मान लें क्या है, आर। ठीक है, तो जब ये पूरा एक चक्कर लगाता है तो इसके एक चक्कर लगाने की वजह से एफर्ट भी क्या करता है, कुछ डिस्टेंस तय करता है, जो कि क्या है 2 पाई आर। ठीक है ना, ये यहाँ से देखें ना, ये डिस्टेंस यहाँ तक आएगा, पूरा एक पूरा चक्कर जब घूमेगा तो ये डिस्टेंस भी जो है ये भी एक कवर करेगा एफर्ट। एंड लोड इज रेज थ्रू अ हाइट एच, और यहाँ पर रखा हुआ जो वेट है, जो भी लोड है, वो क्या हो जाता है, वो रेज हो जाता है एक हाइट तक। ठीक है, वो यहाँ तक भी हो सकती है, वो इससे ऊपर भी हो सकती है, तो वो एक एच हाइट तक रेज हो जाता है। तो अगर हम इस केस में देखें तो हमारा इनपुट किसके बराबर है, एक तो हो गया हम जो फोर्स लगा रहे हैं जो कि पी है, जो कि इस हैंडल को हम घुमा रहे हैं, तो अपने हाथों से घुमाएंगे तो हम हाथ से ताकत लगा रहे हैं, वो हो गई किसकी, एफर्ट हो गई। फिर ये कुछ फासला तय कर रहा है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 पाई आर से। फिर अगर हम आउटपुट को देखें तो आउटपुट में हमारे पास क्या है, एक जो हमने वेट रखा हुआ है, और दूसरा हमारे पास क्या है, जो हमने हाइट तक रेज कर लिया है, तो डब्ल्यू एच हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर मान लें कि यहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा, आउटपुट बराबर है इनपुट। मैकेनिकल एडवांटेज हम क्या करते हैं कि मान लें आउटपुट जो है वो बराबर है इनपुट के, जितना काम हम कर रहे हैं उतना ही काम मशीन भी करके दे रही है। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, आउटपुट की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि W मल्टीप्लाई बाय एच है, और इनपुट की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि P मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर है। अच्छा, अब ये P फिर इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड, तो क्या बन गया W अपॉन P। इसी तरह ये H यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको यहाँ ले आएंगे तो डिवाइड, तो 2 पाई आर अपॉन एच। तो ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, W अपॉन P इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एच, जो है ये हमारा स्क्रू जैक का मैकेनिकल एडवांटेज होता है, जो कि हम फार्मूला यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। तो अगर इसमें कोई परेशानी, कोई भी मुश्किल है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा, मेरी पूरी कोशिश होगी ताकि मैं वहाँ पे आपको जो है इसके बाद गाइड कर सकूँ, और उसके अलावा भी जो वीडियोज़ बनाऊँ तो उसमें और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।